नमस्कार, बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए समर्पित जीकेजीएस मॉक टेस्ट गागर में सागर सीरीज की आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उपजाया जाता है? आदम चीनी चावल उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में उपजाया जाता है। कहां उपजाया जाता है? चंदौली जनपद में उपजाया जाता है। और चंदौली को धान यानी चावल का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का धान यानी चावल का कटोरा कहा जाता है चंदौली को। ठीक है। और ये जो विशेष आदम चीनी चावल है, ये अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। चावल खुशबूदार होता है और इसमें मिठास होती है और अब इसे जीआई टैग मिला है चंदौली के चावल के नाम से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र सहारनपुर में स्थापित किया गया है और यह दूरसंचार के क्षेत्र में नवीन संभावनाओं को खोजेगा और उनको विकसित करेगा। यह भारत का प्रथम दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र है जिसे स्थापित किया गया है सहारनपुर में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है? करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। हालांकि ये 2014 से यूनिसेफ से जुड़ी थी, लेकिन अब इनको यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में जनवरी 2024 में लखनऊ से कितने पीएम श्री स्कूलों को शुरू किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी 2024 में 928 पीएम श्री स्कूलों को शुरू किया है। और कहां से किया है? लखनऊ से किया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का प्रथम फार्मा पार्क ललितपुर में स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अपने दिमाग में रखिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम फार्मा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? ललितपुर में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर प्रकाशित करता है इसे। आईसीएआर का मुख्यालय कहां है आपसे पूछता है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कहां है? दिल्ली में है। ये इस बुक को प्रकाशित करता है और यह बुक कृषि क्षेत्र से संबंधित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में सुमेलित नहीं है। इधर ये नदियां दी गई हैं और इधर ये शहर दिए गए हैं। तो गंगा वाराणसी यानी वाराणसी गंगा तट पर अवस्थित है। गोमती सुल्तानपुर गोमती नदी तट पर अवस्थित है। कोसी गोरखपुर, यही सुमेलित नहीं है। गोरखपुर कोसी नदी नहीं बल्कि राप्ती नदी के तट पर है। किस नदी तट पर है? राप्ती नदी तट पर है। राप्ती नदी तट पर बसा है गोरखपुर शहर, याद रखिएगा। और सरयू, अयोध्या, बाकी सब सुमेलित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाथरस और कानपुर किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना भूल गया। बीकेजीएस ग्लोब परिवार के सभी सदस्यों को सपोर्ट के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी लोग सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हम उपलब्ध कराते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर हमें जरूर बताइए, कमेंट कर हमारी कमियों को उजागर कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कर सकें। सभी लोगों को
पुनः हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब इस प्रश्न को देखते हैं। हाथरस और कानपुर किस कला के लिए प्रसिद्ध है? हाथरस और कानपुर रंगमंच के लिए प्रसिद्ध है, यानी ये नौटंकी के मंचन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नौटंकी जो लोक नाट्य है उत्तर प्रदेश का, उस नौटंकी के लिए हाथरस और कानपुर बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहां आयोजित होता है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आगरा में आयोजित होता है। कहां आयोजित किया जाता है? आगरा में, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और इस सुलह कुल उत्सव की जो शुरुआत की थी वो अकबर ने की थी, तो यह एक प्राचीन समय से मनाया जाने वाला उत्सव है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हेपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस रोग हेपा डीएनए वायरस के द्वारा होता है। हेपा डीएनए वायरस यानी विषाणु के द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है? यकृत यानी लिवर पर सूजन आ जाती है। यकृत यानी लिवर पर सूजन आ जाती है हेपेटाइटिस रोग में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इलायची पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? इलायची पहाड़ियां, जिन्हें कार्डामम पहाड़ियां कहा जाता है, कार्डामम पहाड़ियां कहा जाता है, यह भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। भारत का जो सबसे दक्षिणी पर्वत है, यह भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत यही है, सबसे दक्षिणी पर्वत। और यह पश्चिमी घाट श्रृंखला में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? पश्चिमी घाट श्रृंखला में अवस्थित है। और यह तमिलनाडु में अवस्थित है। कहां है? तमिलनाडु केरल की सीमा पर है। कहां है? तमिलनाडु और केरल की सीमा पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1974 में लागू हुआ था। और इसे 1988 में एक बार संशोधन इसमें किया गया था। 1988 में इसे संशोधित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक। ये 3 क्षेत्र होते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ये कृषि, खान और खनन से संबंधित होता है। कृषि, खान और खनन से। द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण से संबंधित होता है। विनिर्माण उद्योग जो होते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र रखा जाता है। क्या होता है? सेवा क्षेत्र। तो प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन कृषि में भी होता है और खान और खनन से भी प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो यह प्राथमिक क्षेत्र आपका प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारत में पूरी तरह जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य है। भारत में पूरी तरह जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य सिक्किम है। और सिक्किम ने अपने राज्य में, यानी सिक्किम ने अपने यहां रासायनिक कीटनाशकों को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया है। पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यही कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध कालकोठरी त्रासदी के समय बंगाल का शासक कौन था? कालकोठरी त्रासदी का संबंध सिराजुद्दौला से है और उस समय सिराजुद्दौला शासक थे बंगाल के। क्या हुआ था?
अंग्रेजों ने कलकत्ता में सिराजुद्दौला की अनुमति के बगैर किलेबंदी शुरू कर दी और यह सिराजुद्दौला को नागवार गुजरा और इस स्थिति में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया। कुछ लोग वहां से भाग गए और कुछ लोग पकड़ लिए गए। यहां पर 146 लोगों को और यह घटना है जून 1756 की। कब की है? जून 1756 की घटना है। इन 146 लोगों को एक बंद कमरे में, एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया जिसमें हवा के आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन लोगों में 23 केवल जीवित बचे और सभी लोग वहां पर मृत हो गए, मतलब डेथ हो गई सब लोगों की। और इस घटना में जो जीवित बचे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जैड हालवेल। क्या नाम था? जैड हालवेल। इन्होंने ही इस घटना को इतिहास में स्थान दिलाया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अगला प्रश्न देखिए। राजघाट परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर जनपद में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? ललितपुर जनपद में अवस्थित है। और इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना भी कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। ठीक है, दोनों नामों से प्रश्न पूछा जाता है, दोनों नामों को याद रखिएगा। राजघाट परियोजना भी कहा जाता है और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। और एक चीज देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है ये? किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम मूल्य उपलब्ध कराया जाता है। इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी कहा जाता है। और इसकी जो घोषणा करता है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। इसको निर्धारित कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसे सीएसीपी कहते हैं, सीएसीपी यही इसको निर्धारित करता है। और वर्तमान में 22 कृषि फसलों को एमएसपी दी जाती है। और एक फसल गन्ने की फसल है जिसके लिए एफआरपी, इससे गन्ने की फसल को क्या दिया जाता है? एफआरपी दिया जाता है, उचित लाभकारी मूल्य। ठीक है, तो एमएसपी कितनी फसलों के लिए? 22 फसलों के लिए। कभी कभी एग्जाम में फसलों की संख्या पूछ लेता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 23वां जो है ये गन्ना है जिसे एफआरपी दिया जाता है, उचित लाभकारी मूल्य, और एमएसपी 22 फसलों को दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। और यह मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास भेड़ाघाट, कहां? भेड़ाघाट के पास अवस्थित है। भेड़ाघाट के पास अवस्थित है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में और वो अवस्थित है लखीमपुर खीरी में। कहां अवस्थित है? लखीमपुर खीरी में। और इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह टाइगर रिजर्व भी है, यह उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व भी है। और यह कहां अवस्थित है? लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। और यह एक ही राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भैया। निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? पानी में घुलनशील नहीं है। दो विटामिन ऐसे हैं, बी और सी, जो पानी में घुलनशील हैं। ये किसमें घुलनशील हैं? पानी में घुलनशील हैं। पानी में
घुलनशील हैं। और इसके अतिरिक्त ए, डी, ई और के ये किसमें घुलनशील हैं? ये वसा में घुलनशील हैं, वसा में घुलनशील हैं, वसा में घुलनशील हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, रेटिनॉल बस पानी में घुलनशील नहीं है, क्योंकि रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का। और थायमीन किसका रासायनिक नाम है? थायमीन, थायमीन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी1 का। और राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी2 का। और नियासिन, नियासिन विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी3 का। तो आप लोग देख लीजिए, ये तीनों विटामिन विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं और रेटिनॉल अलग है और जो पानी में घुलनशील नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। कृषि श्रम उत्पादकता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। और इसका तात्पर्य यह होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण या यंत्रीकरण अत्यधिक मात्रा में हुआ है, यंत्रीकरण अत्यधिक मात्रा में हुआ है। और इस क्षेत्र में जो जोतों का आकार है वो भी बड़ा है। यहां पर कृषि में जो श्रमिक होते हैं उनकी बहुतायत होती है, उनकी आवश्यकता ज्यादा होती है, इसलिए यह कृषि श्रम उत्पादकता का सर्वाधिक क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल किस स्थान पर है? नैमिषारण्य तीर्थ स्थल सीतापुर में है और इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है, ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। किसे? नैमिषारण्य को, जो कहां अवस्थित है? सीतापुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? 2011 की जनगणना के अनुसार गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, थारू जनजाति से एक प्रश्न बहुत पूछता है। थारू जनजाति दीपावली के पर्व को, जो दीपावली का पर्व होता है, इसे शोक के रूप में मनाती है। किसके रूप में मनाती है? शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, खरवार जनजाति से एक प्रश्न पूछा जाता है, कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य इसी जनजाति के द्वारा किया जाता है जो फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आनंद मठ उपन्यास किस पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? आनंद मठ उपन्यास सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। किस पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। और यह सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 तक बंगाल में चलता रहा। और इसी पृष्ठभूमि पर बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की है, चटर्जी ने। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, कौन सा है भारत का राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम, वंदे मातरम। यह भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, इसे इसी आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन सुमेलित है? निम्न में कौन सुमेलित है? बोमडिला, बोमडिला हिमाचल प्रदेश नहीं, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये दर्रे दिए गए हैं और स्थान दिया गया है। बोमडिला दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। कहां है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। और लिपुलेख दर्रा यह सुमेलित है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है,
लिपुलेख दर्रा कहां है? उत्तराखंड में है। और रोहतांग दर्रा सिक्किम में नहीं है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के एक सदस्य चुने जाने के बाद अपने पद पर 6 वर्ष तक रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में है। किसमें है? 110 में है। और कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, धन विधेयक होगा या नहीं, इसका निर्णय जो करते हैं, निर्णय कौन करते हैं? अक्सर पूछा जाता है, वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं। और धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल या व्यापारिक फसल गन्ना है। कौन सी है? गन्ना है। अगला प्रश्न देखिए। वायुमंडलीय आर्द्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर, हाइग्रो। और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? इससे पानी या द्रवों का घनत्व मापा जाता है, पानी या द्रवों का घनत्व मापा जाता है। और लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? इससे दूध की शुद्धता या दूध का घनत्व मापा जाता है। ठीक है, और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, दाब मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। अब हम इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।